हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीकोड विद डीके। और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट दीपक कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने ह्यूमन माइंड को कम्प्लीटली एक नई डायरेक्शन दी है। पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। अगर आप स्कूल में किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट है, या फिर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो दोनों ही केसेस में आपके लिए सिगमंड फ्रॉइड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में उनकी कुछ थ्योरी को समझेंगे और कुछ मॉडल्स को समझेंगे, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ साइको एनालिटिकल थ्योरी और उसके दो मॉडल्स जो कि हैं टोपोग्राफिकल मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल, जिन्होंने कि इन सिगमंड फ्रॉइड ने इन थ्योरीज के थ्रू ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक नई ही डायरेक्शन दे दी थी ह्यूमन साइकोलॉजी को। और आज की डेट में भी उन थ्योरीज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सो साइको एनालिटिकल थ्योरी जब हम समझेंगे, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दोस्तों 1899 में दिया था, और आज हम कवर करने वाले हैं दो मॉडल, जैसे मैंने कहा टोपोग्राफिकल मॉडल जिसे कि आइसबर्ग मॉडल भी कहते हैं, और स्ट्रक्चरल मॉडल जिसमें हम कवर करने वाले हैं एड ईगो सुपर ईगो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सब हम समझेंगे कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए और आप याद रख सकें। सो लेट्स डिकोड इट। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे उनके आइसबर्ग मॉडल के थ्रू, जिसे कि जैसे मैंने कहा कि टोपोग्राफिकल मॉडल भी कहते हैं। सो दोस्तों, टोपोग्राफिकल मॉडल या आइसबर्ग मॉडल में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, उन्होंने माइंड को ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे अगर आप आइसबर्ग को देखेंगे तो आइसबर्ग कैसा होता है कि आइसबर्ग का पानी से ऊपर उसका एक टिप दिख रहा होता है, थोड़ा हिस्सा। देन उसके बाद उसका एक नीचे थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होता है जो पानी के अंदर होता है। लेकिन एक्चुअल में आइसबर्ग जो है बहुत ही डीप होता है, मतलब विच इज़ वेरी डीप रूटेड। सो अगर आप देखेंगे कि जितना पानी के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा पानी के नीचे है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने सिमिलर वे आइसबर्ग मॉडल के थ्रू ही माइंड को समझाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड जितना लोगों को समझ आता है, जितना दिखता है, वो एक स्टेट है विच इज अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ अ ह्यूमन माइंड। देन उसके अलावा एक दूसरी स्टेट होती है जिसे बोला जाता है प्री कॉन्शियस स्टेट। तीसरी स्टेट जो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं समझ में आती, विच इज अ अनकॉन्शियस स्टेट। तो इन तीनों स्टेट्स जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फ्रॉइड ने कहा कि ह्यूमन माइंड, जैसे हमने कहा कि आइसबर्ग की तरह हैं, और कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस स्टेट दोस्तों होती है, जैसे अभी करंटली हम ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो हमारी नॉलेज में अभी है, जो हम याद रख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, हमारी एक्टिव स्टेट में है, उसे बोला जाता है कॉन्शियस स्टेट, जो इमीडिएटली हमारे सामने है। उसके अलावा दूसरी स्टेट जो होती है दोस्तों, उसे बोला जाता है प्री कॉन्शियस स्टेट। तो कई जगह पे इसको प्री कॉन्शियस स्टेट को आपने सबकॉन्शियस स्टेट भी सुना होगा, तो सबकॉन्शियस स्टेट भी कहा जाता है इसे। प्री कॉन्शियस स्टेट दोस्तों वो स्टेट होती है जैसे कि जो हमें इमीडिएटली याद नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो हमें याद आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 10th क्लास में रोल नंबर क्या था, या फिर आपका लेट्स से कॉलेज में फर्स्ट डे पे क्या आपकी रैगिंग हुई थी, या आपका फर्स्ट डे कैसा था, या आपका स्कूल का फर्स्ट फ्रेंड कौन था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मुझे याद नहीं है, हमें आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो हमें वो याद आ जाएंगी। तो वो होती है प्री कॉन्शियस स्टेट। तीसरी स्टेट जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने डिटेल में बात करी है वो है अनकॉन्शियस स्टेट। सो अनकॉन्शियस स्टेट को दोस्तों अगर समझना होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझना। अनकॉन्शियस स्टेट दोस्तों वो स्टेट है जो कि एक्चुअली में हमें पता भी नहीं है कि माइंड में चल रही है, और ऐसी कोई मेमोरी जो उसके अंदर स्टोर्ड है मैं एक्चुअली में याद नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं, जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे चाइल्डहुड में होती हैं, कई बच्चों को ट्रॉमाज मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस मेजरली, जो कि फ्यूचर में या फिर अडल्टहुड में उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और
कई बार ये बंदे कहते हैं कि यार अच्छा मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, या फिर यार मेरी डिजायर्स ऐसी क्यों हैं, लेकिन वो आइडियली में अपने चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ी हुई कई सारी चीजें होती हैं जो कि हमें रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे अडल्टहुड में। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स के प्रेशर में आके कई बार बच्चा बचपन में मेहनत करके लेट्स से अडल्टहुड में चाहे डॉक्टर या इंजीनियर भी बन गया, लेकिन बचपन से ही प्रेशर किया है उसका, छोटी उम्र में 3 साल 5 साल में उसका इंटरेस्ट था कि भाई ये वो आर्टिस्ट बन सकता है, उसका कैलिबर था, तो इवन अडल्टहुड में आने के बाद भी उसकी उसकी महत्वाकांक्षा या जो उसकी इच्छा होती है वो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम करने की ही रहती है। तो वो हमारी अनकॉन्शियस स्टेट में रहती है ये सब चीज़ें। तो मतलब जो चीज़ें हम बचपन में चाहते हैं, हम डिज़ायर करते हैं, जैसे डिज़ायर्स हमारी होती हैं, कई फियर्स, जैसे मैंने कहा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस बचपन में आती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं कुछ ऐसी जो सप्रेस हो जाती है हमारे लोअर पार्ट ऑफ हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में सॉरी, और वो हमें याद नहीं रहती है लेकिन वहाँ मौजूद ज़रूर होती हैं। जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि इवन फ्रॉइड भी ये कहते थे कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग भी कि हमारी जो अनकॉन्शियस है ना वो बिहेवियर को मेजरली कंट्रोल करती है हमारे। तो जनरली जैसे हमने एग्जांपल्स लिए, कई बार आप देखते हैं कि कई लोग कई छोटी छोटी चीज़ों को लेके रिजिड हो जाते हैं, और आप कहते हैं यार इतना फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? वो फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं होते क्योंकि शायद बचपन में उनको कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिस वजह से उनका नेचर इस तरह से डेवलप हो गया। तो वो ज़्यादातर चीज़ें ड्राइव होती हैं हमारी अनकॉन्शियस स्टेट से। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर दोस्तों इसके लिए। तो ये माइंड की 3 स्टेजेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, को अच्छे से आपके लिए समझना ज़रूरी होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक बारी स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में। स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था? दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे इन्हीं स्टेजेस में कहीं ना कहीं 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ जिसे हम कहते हैं इड, दूसरी जिसे हम कहते हैं सुपर ईगो, और तीसरी जिसे हम कहते हैं ईगो। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इड जैसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि इड इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ डेविल फॉर पीपल, राइट, और डेविल पार्ट ऑफ अ पीपल। सो इट्स मोर ओवर समवेयर प्रेजेंट इन योर माइंड एंड शेपिंग योर पर्सनैलिटी। तो जो डेविल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो है इड। ये मेजरली दोस्तों काम करता है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि कई बार बचपन में, चाइल्डहुड में क्या होता है कि अगर बच्चा क्या बोलेगा कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, और कई बार हम लोग काफ़ी रिजिड हो जाते हैं। तो इड प्रिंसिपल काम करता है जो सिर्फ ये बोलता है कि भाई मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने भी रिसेंटली जिम ज्वाइन करी है तो आपका इड पार्ट जब भी कुछ बाहर खाना देखेगा तो वो कहेगा कि यार गुलाब जामुन खा लेता हूँ, यार पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। तो आपका इड आपको हमेशा पुश करेगा कि भाई अभी की मुझे डिजायर मेरी फुलफिल होनी चाहिए, बाकी भाई फ्यूचर का मुझे कुछ नहीं पता। तो इट इज एक्चुअली अ डेविल प्रेजेंट इन वंस पर्सनैलिटी और वंस माइंड। अंदर से हमेशा आवाजें वही आती है। दूसरी चीज दोस्तों हम समझते हैं सुपर ईगो को। पहले सुपर ईगो, जैसे ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको, एंजल बनी हुई है। तो सुपर ईगो दोस्तों हमारे अंदर जो एंजल मौजूद होती है ना हमारे माइंड में, उसे कहते हैं सुपर ईगो। ये हमेशा बोलता है, ये हमेशा क्या सिखाता है, ये हमें हमेशा सही सही चीजें सिखाता है। तो दोस्तों ये सुपर ईगो काम करता है मॉरल प्रिंसिपल्स में। ये हमें हमेशा बताता है कि भाई ये चीज सही है, ये करनी चाहिए, इस चीज को करने से भाई आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सिर्फ मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करता है सुपर ईगो। तो सही सही चीजें कि भाई अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने कहा जिम वाला एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे आप इड बोलेगा अरे यार पिज्जा खा लो भाई, गुलाब जामुन खा लो, जिम तो होती रहेगी, खाना जरूरी है। लेकिन तभी खाने को देखते ही हमें इड ने बोला भाई खा लो पिज्जा खा लो, लेकिन हमें सुपर ईगो याद दिलाएगा भाई तुमने जिम ज्वाइन किया हुआ है, वेट लॉस करना है, ये आपके लिए खाना बिल्कुल गलत है भाई, वेट कंट्रोल करना है आपको। ये सारी चीजें क्योंकि जैसे हम बचपन से फैमिली वैल्यूज, कल्चर, वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे टाइप्स है,
तो ये लोग क्या कहेंगे टाइप्स वाली चीज़ें हैं कि भाई जैसे पेरेंट्स बताते हैं अरे भाई शर्मा जी का बेटा ये कर गया, तू कुछ नहीं कर रहा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उसी तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक है। तो ये लोगों के बारे में ज़्यादा फिक्र करता है या मोरल वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात करता है ये। तीसरी चीज़ हम समझते हैं दोस्तों, विच इज़ ईगो, विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, जो कि एक नेगोशिएटर है, बैलेंस क्रिएट करता है। ये क्या है? ये एक नेगोशिएटर है, ये आपके लिए बैलेंस क्रिएट करता है चीजों को लेकर, मतलब मांडवाली कराता है एक तरीके से। एक ईगो जो है वो मीडिएटर है। ये बैलेंस कैसे करता है? जैसे जिम वाला एग्जांपल दोबारा से ले लेता हूं भाई। इड ने कहा पिज्जा दिख रहा है भाई, खा ले प्लेजर प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो ने क्या बोला? सुपर ईगो ने बोला भाई तूने जिम ज्वाइन किया है, पैसे भर रखे हैं भाई 15-20 हजार रुपए, खाना खाना गलत है, तेरे को वेट लॉस करना है, तेरा टारगेट ये था। अब ईगो क्या करेगा? ईगो मांडवाली कैसे कराएगा? ईगो बोलेगा भाई चल एक पिज्जा की स्लाइस खा ले, लेकिन भाई कल ट्रेडमिल पे ना 15 मिनट के बदले आधा घंटा रन कर लियो। तो ये बीच में एक बीच का रास्ता निकालता है। जैसे एग्जाम्पल एक और लेता हूं इसके ऊपर मैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑफिसेज है। ऑफिसेज में कई बार क्या होता है कि भाई बॉस ने अप्रेजल का डिस्कशन किया, अप्रेजल के डिस्कशन में अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, तो आपका इड क्या बोलेगा? अरे यार बॉस को भाई खरी खोटी सुना दो कि उसने अप्रेजल अच्छा नहीं कराया, तो खरी खोटी सुना दो उसने अप्रेजल अच्छा नहीं कराया, तो ठीक है भाई बोल दो भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये वो प्लेजर प्रिंसिपल है कि भाई मुझे ठीक से पैसा नहीं मिल रहा तो भाई मैं काम नहीं करूंगा। आपका सुपर ईगो क्या बोलता है? नहीं नहीं भाई घर परिवार चलाना है भाई, करियर बनाना है, जॉब छोड़ना गलत बात है। अब आपका ईगो कैसे नेगोशिएट करेगा? भाई ईगो नेगोशिएट करेगा, बोलेगा कि भाई चल एक काम कर, तेरा अप्रेजल तेरे मन पसंद का नहीं हुआ, तो भाई काम कर एक दिन की छुट्टी ले ले और रेस्ट कर ले, इससे तेरी भी अपनी हो गई भाई और तेरी नौकरी भी चलती रहेगी। तो ईगो जो है वो हमारा नेगोशिएटर है इन बिटवीन, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है दोस्तों, इसको मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है कि इड ईगो और सुपर ईगो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये आप अच्छे से समझो, और अगर इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इसके टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में, या फिर अदर बोलूँ आइसबर्ग के बारे में, और मैंने ये स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में भी, कई लोग ठीक से ये बता नहीं पाते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने मतलब मुझे लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये हमारा इड ईगो सुपर ईगो ना कौन सी स्टेट में मौजूद होता है। तो ये बहुत ही लोगों ने गलत बताया। आज मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ भाई कि हमारा इड ईगो सुपर ईगो ऑपरेट कहाँ से करता है, ठीक है। ये दोस्तों अच्छे से समझना। सो दोस्तों जो हमारा इड होता है ना, इड हमारा कॉन्शियस लेवल हमने समझ लिया है, इनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों स्टेजेस हमने समझ लिए हैं। ये हमारी कॉन्शियस स्टेट है, ठीक है, ये हमारी प्री कॉन्शियस स्टेट है, और ये हमारी अनकॉन्शियस स्टेट है। तो दोस्तों हमारा जो इड होता है ना, इड हमारा, मैंने सिंपल इसीलिए ये डिटेल्स आपके लिए लिख दी है टेबल बना के, ताकि आपको समझ में आए। आपको इसको पॉज करके भी आराम से देख लेना। जो हमारा इड होता है ना दोस्तों, वो हमारा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस स्टेट में काम करता है ना। प्लेजर प्रिंसिपल है हमारे अनकॉन्शियस स्टेट में। तो मतलब बचपन की जो हमारी डिजायर्स होती हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, वो सारी की सारी सप्रेस होके हमारे अंदर जा चुकी होती है हमारे अनकॉन्शियस स्टेट में। तो इसीलिए काम कहाँ कर रहा होता है? ये ऑपरेट करता है अनकॉन्शियस लेवल पे पूरी तरीके से, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि भाई जो हमारी हिडन डिजायर्स होती हैं, फियर्स होती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो ऑपरेट हमारे करते हैं कहाँ से? अनकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट करते हैं वो। तो ये पूरी तरीके से हमारे अनकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट करता है। हमारा सुपर ईगो कहाँ से ऑपरेट करता है? इड क्या था? हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। सुपर ईगो क्या था? हमारा मॉरल प्रिंसिपल। तो हमारा मॉरल प्रिंसिपल्स कहाँ से ऑपरेट करते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स हमारे जो आइसबर्ग की फॉर्म होती है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन भी कर लेता हूँ आइसबर्ग समझने के लिए, ठीक है, ताकि बार बार स्लाइड ना बदलनी पड़े, बट मोटा मोटा समझना कि ये पानी का फ्लो है। तो ये हमारी कॉन्शियस स्टेट है, ये हमारी प्री एंड या स्ट्रोक सबकॉन्शियस स्टेट है, और ये हमारी है अनकॉन्शियस स्टेट, ठीक है। तो हमारा जो ईगो है वो कहाँ से, सुपर ईगो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? वो भाई हमारा जो पहली दो स्टेट है, कॉन्शियस विच इज प्रीटी मच एक्टिव, हमें पता है कि क्या चल रहा है, उस वाली स्टेज में पार्शियली प्रेजेंट होता है
और जो हमारी प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस स्टेट है उसमें भी पार्शियली होता है, लेकिन लार्जली ये भी ऑपरेट कहां से कर रहा है, ये भी हमारा अनकॉन्शियस लेवल से ही ऑपरेट कर रहा है। तो इड तो हमारा यहीं से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। हमारा सुपर ईगो भी लार्जली यहां से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहां पे भी पार्शियली है। अब ये पार्शियली कैसे है भाई, पार्शियली ये ऐसे है कि हमारा सुपर ईगो क्या था, मॉरल प्रिंसिपल्स। तो हम मॉरल प्रिंसिपल्स तो सीखते ही है ना, कब सीखते हैं हम, जैसे जैसे बचपन में पैदा होते हैं तो हम सब कुछ डिजायर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो वो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं या हमारे फुलफिल नहीं हो पा रही वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 3 4 5 साल का होने लगता है, तो उसको मोरल वैल्यूज सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करना है वो सिखाया जाता है। तो ये कॉन्शियस स्टेट पे, सबकॉन्शियस स्टेट पे भी ऑपरेट करता है, लेकिन लार्जली ये अनकॉन्शियस स्टेट में ऑपरेट करता है सुपर ईगो भी। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है ईगो। ईगो क्या था हमारा, नेगोशिएटर, है ना, नेगोशिएटर। तो नेगोशिएटर कहां ऑपरेट करता है हमारा, नेगोशिएटर हमारा जो ऑपरेट करता है वो हमारा करता है मेजरली ऑपरेट करता है कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस लेवल पे, और पार्टली करता है अनकॉन्शियस लेवल पे। तो हमारा पहली दो स्टेट ये जो है कॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस लेवल, इन पे ऑपरेट करता है हमारा नेगोशिएटर विच इज ईगो, है ना। कि भाई ईगो क्या कह रहा था, ईगो कह रहा था कि भाई ठीक है, मतलब रास्ता निकालो, है ना, मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस मत करते रहो भाई। अगर पिज्जा खाने का मन है तो भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत खाओ, चल भाई थोड़ा सा खा ले। तो बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है वो नेगोशिएट करना सीख जाता है। तो वो लार्जली हमारी कॉन्शियस लेवल से है, हम सीखते हैं ना ये भी तो चीज़ों टाइम के साथ। तो हमारी लार्जली वो भी यही समझ रहा है, वो जैसे कॉन्शियस स्टेट पे इसीलिए ऑपरेट कर रहा है क्योंकि वो बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है वो ये सीख लेता है और एक्टिवली उसको समझ में आता है कि भाई इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान निकालना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसीलिए वो हमारा मेजरली कॉन्शियस जो लेवल से उस पर ऑपरेट करता है। कॉन्शियस इज इवन अभी इमीडिएटली जो हम बात कर रहे हैं हमें पता है, और प्री कॉन्शियस थोड़ा सा सोच के मुझे पता चल जाएगा, उस वाली स्टेट पे काम करता है। और अनकॉन्शियस जो कि भाई मुझे याद भी नहीं है, तो उन सारी स्टेट्स पे काम करता है। तो हमारा ईगो इस पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि हम ये सारी चीज़ों को समझें, है ना। और हमें ये थ्योरी अच्छे से समझ में आनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से समझें। मैंने इसीलिए सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा दी है, ठीक है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई फ्रॉइड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि आप देखोगे कि आज की डेट में भी काउंसलिंग में ना साइकोथेरेपी बहुत यूज होती है और अनकॉन्शियस को आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी थ्योरीज, रिसर्च पेपर इस पर लिखे जा रहे हैं। वैसे अगर भाई एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत ज्यादा फ्रॉइड दिखता है भाई। अगर आप देखेंगे कि पुराना प्यार, बचपन का प्यार, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंगर, वो सारा निकल के आता है ना मूवीज में भी, तो वो भी बड़ा गेम चेंजर है भाई उसी में, तो उसमें भी आपको दिखता ही होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों कि कभी भी ह्यूमन बिहेवियर जो सिर्फ दिखता है ना भाई, एक्चुअली में वो नहीं होता। रियल स्टोरी तो भाई पानी के नीचे होती है। तो ये जरूर याद रखना कि भाई whenever somebody is behaving some way or such way और, है ना, तो वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करा करो चीज़ों को देख के। और कभी भी अगली बार भाई कंफ्यूज हो ना, गिल्ट विल्ट आने लगे, तो हमेशा ये सोचना कि भाई, और ये इम्पल्सिव होने लगो, तो ये हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेना भाई कि भाई ये तुम्हारा इड बोल रहा है, ईगो बोल रहा है या सुपर ईगो बोल रहा है, ठीक है। और इस पर बैलेंस कैसे करना है अपनी ईगो से पूछ लेना, ईगो तुरंत बता देगा तुम्हें, ठीक है। तो यही समझना जो है भाई साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है कि साइकोलॉजी समझ में आता है तो समझ लो भाई जीवन में उद्धार है, बिहेवियर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो आज का दोस्तों यही वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। और आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड करने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके हिसाब से भाई आपका ईगो स्ट्रांग है, इड स्ट्रांग है, या सुपर ईगो स्ट्रांग है, या आपका बैलेंसर ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिकोड सम मोर थिंग्स। थैंक यू।